हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास जो क्लास 10th का है, जिसका हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट कर चुके हैं। यदि किसी ने इनको नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दिया है, वहाँ आप देख सकते हैं इनको। हमने अभी तक पढ़ा था कि किस प्रकार भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार ग्लोबलाइजेशन हुआ है और सदियों से ग्लोबलाइजेशन होता आ रहा है। लेकिन जो अब हम पढ़ रहे हैं वो आधुनिक समय में ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ था। तो हमने पढ़ा था विश्व बाज़ार के बारे में। हम पिछली वीडियो में जैसे हम पढ़ रहे थे कि विश्व बाज़ार क्या था, विश्व को किस प्रकार औद्योगिकरण हो रहा था, किस प्रकार ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था। तो हम इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या बनता है, विदेश में भारतीय उद्यमी, यानी जो विदेश में भारतीय किस प्रकार पहुँचे, क्या हुआ था बच्चे। क्योंकि विश्व औद्योगिकरण हो रहा था, विश्व बाजार फैल रहा था। हम अर्थव्यवस्था की इस चैप्टर में बात करेंगे इसमें। तो क्या हो रहा था, जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहा था, उद्योग बढ़ रहे थे, तो पूंजी की भी ज़रूरत थी। क्योंकि किसी भी व्यापारी को, उद्योगपति को उद्योग लगाने में, अपना व्यापार शुरू करने में सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है। जो बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो बड़े बड़े बागान थे, उनको तो पूंजी बैंक दे देते थे। उस समय बैंकों का निर्माण हो चुका था। बैंक कैसे बनते थे, जो लोग पूंजीपति थे वो लोग क्या करते थे, दूसरों को कर्जे पर पैसा देते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक व्यवस्था बना ली और इस व्यवस्था से धीरे धीरे क्या हुआ, बैंकों का निर्माण हो गया। यानी जो बड़े बड़े पूंजीपति थे उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था से बैंक पैदा हो गए या बैंकों का निर्माण हो गया। बैंकों के निर्माण से क्या हुआ, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, जो बड़े बड़े बागान मालिक थे, उनको तो अपना व्यापार करने के लिए या खेती करने के लिए या कह लीजिए अपने उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए बैंक कर्जा देते थे। लेकिन बात आती है छोटे व्यापारियों की या छोटे काश्तकारों की, तो उन्हें कौन कर्जा देता था। जैसे आपने शिकारीपुरी सराफ या फिर मैं कहूँ कि नट्टू कोटोई चेट्टियार के बारे में सुना होगा। ये क्या थे, बैंकर थे। बैंकर कैसे थे, जो उद्योगों के लिए अपना पैसा वहाँ देते थे। और फिर जो छोटे किसान थे उनको कौन देता था, उनको पैसा देता था साहूकार या महाजन। यानी साहूकार और महाजन यहाँ से अस्तित्व में आते हैं। साहूकार और महाजनों ने क्या किया, छोटे किसानों को पैसा देना शुरू किया। हुआ क्या था, जैसे अफ्रीका में क्या था, छोटे छोटे किसान थे, अभी वहाँ लघु उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे या कुटीर उद्योग धंधे लगा लो, वो स्थापित हो रहे थे। तो यूरोप के जो लोग थे वहाँ पर जा पहुँचते हैं उनको कर्जा देने के लिए। यहाँ तक कि जो भारतीय पूंजीपति थे, भारतीय भी यूरोप वालों के पीछे पीछे अफ्रीका जा पहुँचते हैं। और आपको पता होगा हैदराबादी सिंधी व्यापारी कौन थे, ये भी बड़े साहूकार थे। और ये कहाँ पहुँचे, ये अफ्रीका पहुँच जाते हैं कर्ज देने के लिए, या फिर हम कह लीजिए कि ये भी पूंजीपति थे और किसानों को कर्जा देते थे। कहाँ जाकर, अफ्रीका में जाकर। इन्होंने क्या किया, 1860 तक ये बंदरगाहों पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर अपने क्या स्थापित कर लेते हैं, एम्पोरियम स्थापित कर लेते हैं। अब ये एम्पोरियम क्या है, बंदरगाहों पर क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह से, हर जगह से व्यापारी वहाँ पर आते थे, अपना सामान बेचते थे। बहुत बड़ा एक बाजार लग गया था, ऐसा बाजार जहाँ से हर चीज़ मिलती थी। वहाँ पर क्या हो रहा था, जो ये सूदखोर थे, जो ये व्यापारी थे, या फिर लगा लीजिए बैंकर थे, साहूकार थे, महाजन थे, इनको व्यापारी मिल जाते थे जिनको ये अपना कर्जा दे सके। उस समय होड़ लगी हुई थी व्यापारियों की, व्यापार करने की, उद्योग स्थापित करने के लिए। तो कुछ लोगों ने किस चीज़ का अपना बिजनेस चलाया, व्यापार चलाया, कर्ज देने का। कुछ जो साहूकार, महाजन, बैंकर वहाँ उस समय उत्पन्न हुए, तो वे कर्ज देने का उन्होंने व्यापार शुरू किया। और जो एम्पोरियम ये खोले गए थे, जो वहाँ पर व्यापार हो रहा था, बड़े सुव्यवस्थित तरीके से इन्होंने अपना कर्जा देना शुरू कर दिया। यानी यहाँ से विश्व व्यापार से कौन पैदा होता है, हमारे साहूकार, हमारे महाजन, और यहाँ से हमारा बैंक पैदा होता है। तो उसके बाद क्या था, अगला टॉपिक हमारा क्या बनता है, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। जैसा कि आपको पता है कि उस समय क्या स्थापित हो रहा था, उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे।
अब तक क्या था, भारत का बना हुआ सूती कपड़ा सब पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। जो भारत की थी कपास थी, महीन कपास जिसे मैं कहूँगी, वो कहाँ पर आयात होती थी, वहाँ पर जाकर ब्रिटेन में जाकर वो बिकती थी। लेकिन उद्योगों के आने के बाद अब ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे उन्होंने क्या कहा कि आने वाले आयात पर कि जो बाहर से सामान यहाँ पर आ रहा है, यानी आयात पर रोक लगा दी जाए, ऐसा ब्रिटेन की सरकार को वहाँ के उद्योगपति कहते हैं। ब्रिटेन की सरकार को उद्योगपतियों की बात माननी पड़ती है क्योंकि वो पूंजीवादी थे, उन्हीं से देश चलता है। तो क्या उन्होंने आयात पर रोक लगा दी। जब वहाँ आयात पर रोक लगती है, अब कपड़ा ज़्यादा किसका बिक रहा था, सूती कपड़ा, कपास कहाँ जा रही थी, हमारी ब्रिटेन में जा रही थी, और वहीं पर रोक लग जाती है तो भारत का व्यापार वहाँ पर क्या बंद हो जाता है। यानी सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, कुछ पर आयात पर ही रोक लगा दी गई, भारत का माल वहाँ से मिलना, वहाँ बिकना बंद हो जाता है। यानी भारत के वस्त्र उद्योग क्या हो जाते हैं, उसके बाद चौपट हो जाते हैं जब वहाँ पर आयात पर रोक लग जाती है और कुछ जगहों पर सीमा शुल्क बढ़ जाता है। ब्रिटेन में आयात पर रोक लग गई, जो अन्य देश थे उन्होंने क्या कर दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया। अब दूसरी मंडियों में भी, दूसरे बाजारों में भी भारत के जो कपड़ा था, भारत के उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से भारत के जो उद्योग थे वो बुरी तरह से क्या हो गए, चौपट हो गए। यहाँ देख लीजिए आंकड़ा है 1800 तक भारत का 30% जो 30% जो माल था वो आयात होता था, लेकिन 1870 में घटकर केवल 3% यहाँ पर रह जाता है। जो कि बढ़ना चाहिए था वो कम हो रहा है, 1870 तक ये कम हो जाता है। अब बात आ जाती है तो कि भारत फिर बेचता क्या था, यहाँ से किस चीज़ का निर्यात होता था। जब भारत अपना बना हुआ माल वहाँ पर नहीं बेच पाया तो भारत क्या कच्चा माल बेचना शुरू कर देता है। यहाँ से क्या करते हैं, जो ब्रिटेन था यहाँ से भारत से कच्चा माल लेकर जाना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ से अफीम, नील, कपास, कच्चा कपास यहाँ से अपने देशों में ले जाते हैं। अफीम की खेती भारतीयों से करवाते हैं और चाइना में जाकर उसको बेच देते हैं। वहाँ से चीनी खरीदते हैं या फिर अपना जो उनको व्यापार करते हैं वो फ्री में होता है, क्योंकि अफीम कहाँ से पैदा हो रही है, भारत से पैदा हो रही है, और नाम मात्र के यानी ना के बराबर पैसों में यहाँ से खरीद कर चीन में बेच दी जाती है। और चीन से वहाँ से लेकर अफीम क्या करते हैं, वो चीन में अफीम दे दी जाती है, और अफीम देने के बाद चीन से क्या करते हैं, वो फिर अपना वहाँ से जो चीनी है या फिर और जो वहाँ से व्यापार करते हैं वो उनका फ्री में ही हो जाता है। यानी जो ब्रिटेन था उन्होंने भारत के साथ क्या किया, व्यापार अधिशेष की नीति अपनाई। अब ये व्यापार अधिशेष है क्या, व्यापार अधिशेष मतलब क्या, भारत में जो ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद होता था वो क्या, चाहे वो सस्ता है, महंगा है, लेकिन उसका जो फायदा सबसे ज़्यादा किसको होना चाहिए, ब्रिटिश वालों को ही होना चाहिए। यानी भारत के साथ जो बिजनेस किया जाता है, भारत के साथ जो व्यापार किया जाता है, मुनाफा ब्रिटेन वालों को होना चाहिए। ऐसा व्यापार अधिशेष के अंडर आ जाता है। उसके अंदर क्या आता है, यदि ब्रिटेन वालों को किसी अन्य देश के साथ घाटा हो जाता है तो वो अपने उपनिवेशों से, जो उनके उपनिवेश थे उनसे वो घाटे की भरपाई करते हैं। ऐसा व्यापार अधिशेष के अंडर आता है। और क्या था, वहाँ पर होम चार्जेज भी इसे कहा जाता है। होम चार्जेज यानी देसी खर्च, जो भी भारत के अंदर जिस भी चीज़ का खर्चा होता था, चाहे वो खर्च आप लगा लीजिए भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी काम करते थे उनकी तनख्वाह देने का खर्चा था, चाहे उनके हर रोज़ के खर्चों, चाहे उनके हर रोज़ के जो खर्चे थे उनका जो खर्चा था, वो किसी भी प्रकार से ब्रिटेन के अधिकारी या ब्रिटेन के नागरिकों के जो खर्चे दिए जाते थे वो भारतीय व्यापार ही उनकी भरपाई करता था। और व्यापार अधिशेष के अंदर क्या आता था, बहुपक्षीय बंदोबस्त था। बहुपक्षीय बंदोबस्त से मतलब क्या है, यानी इसके अंदर बहुपक्षीय सिर्फ और ब्रिटेन का पक्ष ही मजबूत होना चाहिए। यानी क्या था, बहुपक्षीय समझौता था। बहुपक्षीय समझौता यानी क्या था कि पूरे विश्व में यह प्रथा प्रचलित थी कि यदि कहीं से भी किसी को घाटा होता है, एक देश से होने वाला घाटा दूसरे देश से भरपाई कर ली जाती है। ऐसा इस जो व्यापार अधिशेष है वो उसके अंदर कहा जाता है। यानी किसी तीसरे देश से
मुनाफा कमाकर एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है और इससे उससे घाटा हो जाता है। घाटा होने के बाद वो तीसरी जगह जाता है। तीसरी जगह जाने पर इस देश से वो अपने इस घाटे की भरपाई करता है। किस माध्यम से? व्यापार अधिशेष के माध्यम से, जिसके अंदर क्या है कि जो ये देश है उसको घाटा नहीं हो सकता, वो सिर्फ फायदे का सौदा करेगा। इसके अंदर ये जो व्यापार चल रहा था, जब ब्रिटेन में औद्योगिक धंधे स्थापित हो रहे थे, ब्रिटेन क्या कर रहा था? अपने नए नए उपनिवेश ढूंढ रहा था, मंडियां ढूंढ रहा था। इस व्यापार की वजह से क्या हुआ, जहां पर इसके हमें बहुत ज़्यादा फायदे दिखते हैं कि भूमंडलीकरण हो रहा था, औद्योगिक धंधे स्थापित हो रहे थे, दूसरी तरफ इसका नुकसान भी हो रहा था। वो नुकसान क्या था? जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई थी तो सबसे बुरा प्रभाव एशिया के देशों पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का बना हुआ माल यहाँ बिकता है, यहाँ के कुटीर धंधे खत्म हो जाते हैं, यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे, चाहे लघु उद्योग थे, वो समाप्त हो जाते हैं। उनकी वजह से बहुत सारे देश ऐसे थे जो उनकी देखा देखी में अब वहाँ भी औद्योगिक धंधे स्थापित करने लग जाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटेन के लोग उनको कहीं भी यानी मंडी देने में सहमत नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ अपना ही फायदा समझते थे। जब ये हड़कंप मच रहा था उपनिवेश बनाने का, इस हड़कंप के बीच में क्या हुआ, जब अपने अपनी शक्तियाँ बढ़ाने लगे, एक देश औद्योगिक धंधे स्थापित हो चुके थे, हथियार बनाने लगे, उद्योगों में क्या क्या अपने आधुनिक हथियारों का निर्माण होने लगा, यानी अपनी पावर, अपनी शक्तियां बढ़ाने लगे, जिसकी वजह से किस चीज का आगाज हो जाता है? हमारे महायुद्ध का आगाज हो जाता है। इस व्यापार, जो इस विश्व व्यापार की वजह से, या फिर मैं कह लूं कि इन सब व्यापारियों की वजह से या आर्थिक नीतियों की वजह से, उपनिवेशों की वजह से महायुद्ध का आगाज हो जाता है। महायुद्ध के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। अभी तक हमने पढ़ा फ्रांस का युद्ध, हम पढ़ते हैं कभी अमेरिका का युद्ध, कभी हम जर्मनी के साथ युद्ध पढ़ते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध। सबसे पहली बड़ी बात कि इसको प्रथम विश्व युद्ध ही क्यों कहा गया, कि इसको पहला विश्व का युद्ध क्यों कहा गया? जो हमारा है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में चलता है। 1914 में यह युद्ध शुरू हो जाता है और 1918 के बाद भी यह चलता रहता है। इस युद्ध में कौन कौन, जैसे कोई पहले युद्ध था एक देश से दूसरे देश के साथ होता था, लेकिन अब कुछ देशों के गुटों का दूसरे देशों के गुटों के बीच युद्ध चल रहा था। यानी मित्र राष्ट्र के अंदर कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और दूसरी तरफ जो दूसरी केंद्रीय शक्तियां थी कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन तुर्क इसके अंदर आ जाते हैं। यानी इन सारी शक्तियों का युद्ध इन सबके साथ होना। और ये कौन सी शक्तियां थी? जिनके यहाँ औद्योगिकरण हो चुका था, वो शक्तियां थी जो एक मजबूत पावर बनी हुई थी विश्व की। उन शक्तियों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। जब पूंजीपतियों के बीच में युद्ध होता है, जब शक्तिशाली देशों के बीच में युद्ध होता है, तो वो बहुत विनाशकारी रूप धारण कर लेता है। एक गरीब व्यक्ति दूसरे गरीब व्यक्ति से लड़ेगा, वो उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता, जबकि एक पूरा पूंजीपति वर्ग दूसरे पूंजीपति वर्ग से लड़ता है, तब क्या पड़ता है? उसका प्रभाव पूरी जनता पर पड़ता है। और ये तो देश थे उद्योगपति, ये तो पूरे इतने बड़े बड़े पूंजीपति देश थे, इनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसे हम पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उस समय उद्योगों का निर्माण हो चुका था। आज तक युद्ध लड़ा जाता था तलवारों से, भालों से, लेकिन ये युद्ध किस चीज़ से लड़ा गया? ये आधुनिक हथियारों से लड़ा गया। बमों का निर्माण इस युद्ध में किया गया, मशीन गनों का, टैंकों का, हवाई जहाज़ों का निर्माण इस युद्ध के दौरान हुआ। और निर्माण तो हुआ, इनका इस्तेमाल भी इस युद्ध में हुआ। इसके साथ जो राष्ट्र थे उनके बीच में रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया। असंख्य सैनिकों की भर्ती की जाने लगी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि रेलवे का व्यापार के लिए रेलवे का विस्तार हो रहा था, जलपोतों का विस्तार हो रहा था, लेकिन अब इन रेलवे के द्वारा, इन जलपोतों के द्वारा व्यापार नहीं, सैनिकों को मोर्चों पर भेजा जा रहा था। यह युद्ध, जिस युद्ध के अंदर इतने बड़े बड़े टैंकों का प्रयोग होना, बमों का प्रयोग होना, तो कितना विनाशकारी युद्ध उस समय रहा होगा जब इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में भिड़ रही थी। हम इसके विनाश की कहां से पहचान लगा सकते हैं? हम देखेंगे कि 90 लाख लोगों की इस युद्ध में मृत्यु हो
जाती है। 90 लाख लोगों की मृत्यु, ये आंकड़े हैं, और ये आंकड़े 90 लाख कम से कम करोड़ व्यक्ति थे, क्योंकि 90 लाख लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत इस युद्ध में हो जाती है। अभी मैंने बताया युद्ध कब था, 1914 में। आज यदि मैं बात करूं, जब 1947 में हम भारत में रहते हैं, और भारत विश्व का दूसरा देश है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है। भारत में 1947 की जनसंख्या 30 करोड़ के लगभग थी, और जो ये देश लड़ रहे थे ये किस जितने थे, भारत के राज्यों जितने, कोई हरियाणा जितना मिलता है, कोई आपका यूपी जितना है, कोई बिहार जितना है, इतने छोटे छोटे राज्यों में कम से कम 1 करोड़ लोगों की मृत्यु होना और 2 करोड़ के लगभग घायल होना। इस युद्ध में इतने लोगों की मृत्यु और 2 करोड़ के लगभग लोग घायल हो जाते हैं। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह युद्ध कितना विनाशकारी रहा होगा। जब यह युद्ध चल रहा था, यह युद्ध इतना विनाशकारी हो रहा था, तो इसके प्रभाव भी विनाशकारी पड़े होंगे लोगों के ऊपर। इसका प्रभाव भी दुनिया के ऊपर जो पड़ा होगा उसे हम देखते हैं। युद्धोत्तर प्रभाव, यानी युद्धों के बाद के क्या प्रभाव पड़ रहे थे, क्या था इस युद्ध में, कौन जा रहे थे। जैसे मैंने बताया कि जो मर्द थे उस समय युद्ध करते थे सैनिकों के रूप में, चाहे वो किसान है, किसान को इतने सैनिक तो भर्ती नहीं थे, युद्ध में चाहिए थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा सैनिक मारे जा रहे थे। तो कोई किसान उद्योगों से उठाकर मजदूरों को, उनको क्या बनाकर, सैनिक बनाकर युद्धों में भेज दिया गया। तो फिर क्या हुआ, जब किसान खेती नहीं करेगा, जब किसान घर में नहीं कमाएगा, व्यापार नहीं करेगा, अपने उद्योगों में नहीं जाएगा, तो क्या आय कम हो जाती है। यहाँ युद्धों का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है, आर्थिक क्षेत्र में। हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में आर्थिक क्षेत्र की, तो युद्ध में भी हम आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे कि यहाँ पर आय कम हो जाती है, क्योंकि जो काम करने वाले व्यक्ति थे, जो घर में कमाई करने वाले व्यक्ति थे, वो कहाँ चले जाते हैं, वो युद्धों में चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, कामकाजी लोगों की संख्या वो कम हो जाती है। कामकाजी लोगों की संख्या का कम हो जाना, उसके बाद उद्योगों का पुनर्गठन। अब उद्योगों का पुनर्गठन क्या था कि जिस समय युद्ध चल रहे थे उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी, उनको कपड़े की ज़रूरत थी युद्धों में, उनको जो सैनिक थे उनको जूते की ज़रूरत पड़ रही थी युद्ध में, इसलिए उनके लिए उस टाइप के उद्योगों का पुनर्गठन किया गया, उद्योगों का निर्माण किया गया, ताकि जो सैनिक थे जो वहाँ उस समय उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। उत्पादन बढ़ जाता है उद्योगों में। समाज के अंदर परिवर्तन, यानी समाज के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो आर्थिक ब्रिटेन, फ्रांस, रूस का युद्ध चल रहा था, इनके साथ युद्ध चल रहा था, और जो आर्थिक संबंध थे वो सब टूट जाते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में आर्थिक संबंध टूट गए। अब जब ये युद्ध चल रहा था, युद्ध चलने में क्या होता है, इनको पैसे की जरूरत पड़ रही थी। अब ये देश जो कि उद्योगपति थे आपस में झगड़ रहे थे, अब इनको पैसा कहाँ से मिलेगा। तो एक जो देश था उस समय अमेरिका, जो आज विश्व शक्ति बना हुआ है ना, ये उसी समय से विश्व शक्ति बना था। क्यों, क्योंकि वो देख रहा था, वो युद्ध में उसने भाग नहीं लिया, वो सिर्फ तमाशा देख रहा था बैठकर कि युद्ध चल रहे हैं। और युद्ध में क्या किया, उसने पैसा देना शुरू किया। अमेरिका सबसे बड़ा ऋणदाता बन जाता है। युद्ध के बाद तक भी वो क्या करता है, लोगों को, देशों को कर्जा देता है। अब अमेरिका है, ये तो है नहीं कि व्यापार शुरू करने के लिए तो कर्जा ले ले, यानी दूसरे के बेनिफिट के लिए तो वो कर्जा देने से रहा, उसको तो अपना बेनिफिट था, यानी अपना ही फायदा सोच रहा था। और अमेरिका जिसको कर्जा देता था सोच समेत वसूल करता था, अपने मन माने ढंग से उनसे पैसा वसूल कर रहा था। यानी अमेरिका इस युद्ध के अंदर क्या, एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरता है। इसके बाद क्या होता है, युद्ध के बाद की अगर हम बात करें कि जैसे ये युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ, उस समय क्या सोच रहे थे कि शायद यह युद्ध क्रिसमस तक समाप्त हो जाए, कि 2-4 महीने में समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह युद्ध 1918 तक भी, उसके बाद भी धीरे धीरे ही समाप्त हुआ। 1919 में यह युद्ध समाप्त होता है। हम अब युद्ध के बाद की बात करते हैं कि युद्ध के बाद जो ये देश थे आपस में झगड़ रहे थे 4-5 साल से, उसके बाद क्या हुआ होगा, कि उसके बाद किस प्रकार इन्होंने अपने उद्योग धंधे स्थापित किए होंगे, किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं। यानी उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत आई ब्रिटेन को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब यह युद्ध कर रहा था उस समय, अब जो युद्ध नहीं कर रहे, जरूरत तो उनको अपनी पूरी करनी है, उनके जो वहाँ के लोग हैं उनको कपड़ा भी चाहिए, उनको सब चीज़ चाहिए, जो कि कहाँ से आ रही थी, जो ब्रिटेन के उद्योगों से बनकर सामान आ रहा था।
अब वो चीज़ों की पूर्ति तो करनी थी। तो उस युद्ध के दौरान क्या होता है, भारत और जापान देशों में उद्योगीकरण हो जाता है। यहाँ के जो लोग थे, स्थायी निवासी थे, उन्होंने यहाँ पर उद्योगों की स्थापना की। यहाँ पर उद्योगों की स्थापना करने के बाद जब ब्रिटेन यहाँ पर आता है तो उनको सामना करना पड़ता है भारत का और जापान का, क्योंकि यहाँ पर उद्योगों की स्थापित हो गया। अब भारत भी क्या हो गया, भारत पर ब्रिटेन का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। अब ब्रिटेन भारत पर मनमाने तरीके से अपनी चीज़ें नहीं थोप सकता था। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, एक और प्रतिद्वंदी सामने आ गया, जापान। जो जापान है ना, जापान सबसे ज़्यादा विकसित देश के चीज़ें माना जाता है। आज भी अगर हमें मिल जाए ना कि जापान की बनी हुई मशीन है तो आंखें बंद कर ले लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अच्छा सामान बनाने वाला देश माना जाता है जापान। तो ब्रिटेन के सामने किसकी प्रॉब्लम, भारत और जापान की दिक्कत आ जाती है। दो प्रतिद्वंदी ब्रिटेन के सामने खड़े हो जाते हैं। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी, अमेरिका से कर्जा ले रखा है। जो अमेरिका से जो कर्जा ले रखा था, जो यहाँ से उसको तो चुकाना ही था, जैसे मर्जी चुकाए। तो ब्रिटेन के सामने युद्ध के बाद आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। फिर धीरे धीरे जो युद्ध के संबंधी खर्च थे उनमें कमी आ जाती है, क्योंकि अब युद्ध समाप्त हो गया, उसके खर्च हैं वो कम हो जाएंगे। जो युद्ध से संबंधित उद्योग स्थापित हुए थे उनके उत्पादन में भी कमी आ जाती है, क्योंकि उनकी डिमांड कम हो जाती है। उनके उत्पादन में कमी हो जाने के कारण जो उद्योगों में मजदूर लगे हुए थे वो क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। यानी युद्ध के बाद इन देशों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। 1921 की बात करें युद्ध के बाद, तो 5 में से 1 व्यक्ति बेरोजगार था। इतने बड़े पैमाने पर उस समय ब्रिटेन में और अन्य देशों में बेरोजगारी फैल जाती है। अब युद्ध के बाद क्या हुआ, किस प्रकार उन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्था को सही किया, वो हम देखेंगे कि बड़े पैमाने पर उत्पाद और उपयोग। अब क्या हुआ कि युद्ध के बाद जो अमेरिका था उसने क्या किया, बड़े पैमाने पर उत्पाद होने लगा। उत्पाद कैसे होने लगा, जैसे मैंने बताया कि जब ये युद्ध कर रहे थे इन्होंने जो आर्थिक जो तंत्र थे, जो आर्थिक संबंध थे, इनके टूट चुके थे। जो ये देश थे उस समय क्या गेहूं उपजाते थे, गेहूं उपजाने के बाद ये अमेरिका जैसे देशों में गेहूं बेचते थे, लेकिन ये युद्ध में उलझ रहे थे। तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी अपने यहाँ पर गेहूँ का उत्पादन करना शुरू कर दिया। अब जब युद्ध के बाद ब्रिटेन आ जाता है तो ये फिर यहाँ पर अपनी जो सामान है, अपना कृषि के जो उत्पाद है या अपने उद्योगों में बना हुआ सामान है, इन देशों में भेजता है, जो कि पहले ही यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं, या फिर वहाँ पर पहले ही गेहूं का, कृषि का उत्पादन शुरू हो जाता है। वहाँ पर क्या हुआ कि इनका सामान वहाँ बिकना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इन देशों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। अब बात आ जाती है अमेरिका की। अमेरिका ने क्या किया, युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा पैमाने पर उत्पादन बढ़ा दिया, अपना वृहत उत्पादन की क्या पद्धति अपनाई। अमेरिका या विश्व के अन्य देशों में भी इसी पैमाने पर चलते हैं। अब सबसे ज़्यादा कौन था, हेनरी फोर्ड इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक हमें पता चलता है। औद्योगिक जगत में हेनरी फोर्ड सबसे ज़्यादा उत्पादक था, जो वृहत उत्पादन के नाम पर सबसे आगे था। हेनरी फोर्ड जो अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने जो शिकागो था, शिकागो का एक बूचड़ खाने में हेनरी फोर्ड एक बार गए। वहां जाकर उन्होंने क्या देखा कि बूचड़ खाने में एक बेल्ट लगी हुई है। बेल्ट कैसी थी, बूचड़ खाना, वहां मांस मिलता था, उस बेल्ट पर क्या था, मांस ऐसे वहां पर रख दिया जाता, बेल्ट के ऊपर। बेल्ट ऐसे घूम रही है, जब बेल्ट घूम रही है, जब वो ऐसे आती है, जिसको अपना सामान चाहिए, जिसका जैसे मांस था, वो अपना मांस उठा लेता था और चल पड़ता था। यानी इससे क्या था, जो वर्कर थे उनका काम कम होता है, क्योंकि बेल्ट के ऊपर सिर्फ उनको रखना है, बाकी जो ग्राहक है वो अपने आप उठा लेता है। जब हेनरी फोर्ड ये देखता है, हेनरी फोर्ड जो कार निर्माता फैक्ट्री का मालिक था हेनरी फोर्ड, वो क्या देखता है कि हाँ मेरी तो फैक्ट्री में ये काम चल सकता है आसानी से, तो उसने इसी बेल्ट के आधार पर अपनी फैक्ट्री में यही वाली बेल्ट ले आता है। इससे क्या करता है, वो जो अपने वहाँ कार निर्माण हो रहा था, कारों में जैसे बेल्ट के ऊपर क्या कार के पुर्जे रख दिए जाते थे कि जो एक मजदूर था वो एक ही प्रकार के पुर्जे का प्रयोग एक ही बार करता था, यानी एक प्रकार का पुर्जा आता था और वो वही उसका प्रयोग किया जाता था। यानी वो एक सब अलग अलग मजदूर और अलग अलग उनके पुर्जे आते थे, और इसकी वजह से काम इतना स्पीड का बढ़ गया
और दूसरी तरफ जो मजदूर थे वो क्या करते थे, क्योंकि बेल्ट आ रही है, उसके ऊपर सामान रखा हुआ है और उनको उसमें उसी टाइम लगाना है जब बेल्ट आ रही है, ना तो उसकी वजह से वो आपस में बात कर सकते थे, ना 2 मिनट का ही ब्रेक ले सकते थे, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे कि दूसरा क्या काम कर रहा है या वो क्या बात कह रहा है। वो इतना ज़्यादा उनके लिए बिजी बन गया या इतना ज़्यादा स्पीड में काम हो रहा था उसकी फैक्ट्री में। इसकी वजह से क्या हुआ, इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कारों का उत्पादन पहले से क्या कर दिया जाता है कि 3 मिनट में, इसकी वजह से जो असेंबली लाइन थी इसकी वजह से 3 मिनट में एक कार बनकर तैयार हो जाती है। यानी टी मॉडल की पहली कार जो थी उस समय 3 मिनट में एक कार बनकर तैयार हो गई। अब जब इतना काम करना पड़ रहा है, मजदूर एक जगह खड़ा है, एक पुतले की जैसे लगा लीजिए, एक रोबोट की जैसे काम करना पड़ रहा है एक मजदूर को, तो मजदूर इतनी प्रॉब्लम सह नहीं कर पाए। क्योंकि पहले मजदूर काम करते थे, पहले अपने तरीके से काम करते थे, थोड़ा बैठ भी सकते थे थोड़ा वो, लेकिन मशीनी युग आने की वजह से मजदूर एक दूसरे से बात ना कर पाने की वजह से अब मजदूर काम छोड़कर जाने लगे, वो इतना काम बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब हेनरी फोर्ड ने क्या इस चीज़ का तरीका निकाला, क्या सॉल्यूशन निकाला, उसने अपना वेतन दुगना कर दिया। यानी एक दिन में कम से कम $5 देने उसने अपने मजदूरों को शुरू किया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जब वेतन बढ़ा देता है तो उसके मुनाफे में कमी आई। मुनाफे में कमी आने की वजह से क्या हुआ, वो बार बार अपनी असेंबली जो लाइन थी उसकी गति को बढ़ाना शुरू कर देता है। हेनरी फोर्ड इस चीज़ से संतुष्ट था कि उसने पहली बार, यानी विश्व में पहली बार हेनरी फोर्ड ने इस टाइप की तकनीक को अपनाया। धीरे धीरे पूरा विश्व हेनरी फोर्ड द्वारा जो पद्धति बनाई गई थी, जो वृहत उत्पादन की पद्धति थी, इसको अपनाने लगता है। हर उद्योग धंधों में यही पद्धति अपनाई जाने लगती है। इसका क्या प्रभाव पड़ा कि इंजीनियरिंग की उत्पादन की अब लागत बढ़ जाती है। अब जब किसी चीज़ की लागत बढ़ती है ना, तो उसके मूल्यों में अपने आप कमी आ जाती है, कार उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब लोगों की सैलरी बढ़ने लगी। जब लोगों के पास सैलरी बढ़ती है, पैसा आ जाता है, तो उनका खर्चा भी अपने आप बढ़ने लग जाता है। जो ये मजदूर थे एक दिन में $5 कमा रहे थे, इन्होंने अपने पास गाड़ी रखना शुरू कर दिया, कार रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि कारों की लागत बढ़ जाती है। 1919 में 20 लाख और 1927 में 8 साल के बाद 50 लाख जो कारें थी वो बिकनी शुरू हो जाती है। अब सिर्फ कार की ही बात नहीं, घरेलू सामान भी बहुत ज़्यादा बिक रहा था। चाहे उसके अंदर फ्रिज लगा लीजिए, टीवी लगा लीजिए, जो भी इंजीनियरिंग उत्पादन था, इलेक्ट्रॉनिक का सामान था, वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाता है, उनको ज़्यादा वेतन मिलना शुरू हो जाता है, लोग अपना घर बनाना, बड़े बड़े भवन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सब वहाँ पर किस तरीके से चल रहा था, कर्जा लेकर, यानी लोन लेकर जिसे मैं कहूँगी, या फिर कर्ज लेकर, जो कि प्रति सप्ताह या प्रति महीने जिसकी किस्त जाती थी उसके हिसाब से ये लोग कार खरीद रहे थे, घर का सामान खरीद रहे थे, बड़े बड़े घर डाल रहे थे। और इसका फ़ायदा किसको हो रहा था, इसका फ़ायदा अमेरिका के जो उद्योग थे उनको था, अमेरिका के जो बैंक थे उनको इसका फ़ायदा हो रहा था। और इसकी वजह से अमेरिका में बहुत ज़्यादा बैंकों का निर्माण होने लगा। इनकी वजह से अमेरिका में जो सामान था, चाहे वो कार उद्योग था, चाहे वो भवन निर्माण से संबंधित जो सामग्री थी उनके उद्योग थे, चाहे वो आपके घरेलू सामान से संबंधित उद्योग थे, उनके सामान में बिक्री होने की वजह से उनके उद्योगों को भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बेनिफिट मिल जाता है। तो जो अमेरिका था, जो घरेलू सामान की बिक्री में वृद्धि हो जाती है, मकानों के निर्माण में वृद्धि हो जाती है, उपकरणों की मांग में वृद्धि हो जाती है, अमेरिका के जो आयात निर्यात थे विश्व में क्या हो जाता है, विश्व व्यापार के आय में वृद्धि हो जाती है, यानी रोजगार आमदनी में यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। लेकिन जैसे वृहत उत्पादन, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा था, मैंने अभी बताया कि जैसे गेहूँ इधर से भी आ गई और उन्होंने अपनी गेहूँ भी उपजानी शुरू कर दी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वृहत उत्पादन यानी 3 मिनट में एक कार बन रही है। अब जैसे कि जनसंख्या जितनी खपत हो सकती थी वो हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो उत्पादन ज़्यादा दिखने लगा, उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। उसकी वजह से इनकी डिमांड भी कम होने लगी और इनका मूल्य भी कम होने लगा। और इस चीज़ का प्रभाव पूरे विश्व पर किस रूप में पड़ता है, महामंदी के रूप में पड़ता है। प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम आर्थिक जगत में क्या आती है, आर्थिक महामंदी, जो कि विश्व
में पहली बार आती है आर्थिक महामंदी। ये तो 1928 से ही दिखनी शुरू हो जाती है, लेकिन इसका प्रभाव हम 1929 में देख पाते हैं। इसका प्रभाव हर जगह हर देश में एक जैसा नहीं रहा, फिर भी मैं कहूँगी कि कृषि क्षेत्र और समुदायों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों? इसका सबसे पहला कारण मैं बता देना चाहूँगी, अति उत्पादन। सबसे पहला रीजन क्या है इसका? अति उत्पादन। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जैसे जिन देशों में जो देश युद्ध में उलझ रहे थे, उन देशों की जो गेहूं थी, जो कृषि उत्पादन था, वो नहीं बिक रहा था। आर्थिक तंत्र नष्ट हो चुके थे युद्ध में उलझने की वजह से। लेकिन युद्ध के बाद ये क्या करते हैं कि यहाँ पर अपनी गेहूं उपजानी शुरू कर देते हैं और उन देशों में भेजना चाहते हैं जिनमें पहले जाती थी, लेकिन वहाँ के किसान भी गेहूँ उपजा रहे थे। अब गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनकी कीमतें गिर जाती हैं। जब किसानों को लगा कि उनकी जो खेती है, जो उनका पैदावार है, उनकी कीमतें गिर रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया, और ज़्यादा ज़बरदस्त या और ज़्यादा रूप में खेती करना शुरू कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, अब क्योंकि गेहूँ तो पहले ही ज़्यादा थी मार्केट में, और ज़्यादा गेहूँ आने की वजह से किसानों की फसल ही नहीं बिकी। किसानों की फसल बिकनी बंद हो जाती है। अब वो किसान घाटे में आ जाते हैं। एक कारण तो क्या रहा, अति उत्पादन का कारण रहा आर्थिक महामंदी में। और दूसरा प्रभाव या दूसरा कारण कहेंगे अमेरिकी कर्जा। अमेरिका ने जो कर्जा दे रखा था दूसरे देशों को, जब अमेरिका को इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो मंदी का जब एहसास अमेरिकी कर्जदारों को होता है, तो वो अपना कर्जा वापस मांगना शुरू कर देते हैं 1928 से। जब इन लोगों से कर्जा मांगा जाता है, जिन लोगों ने युद्ध के दौरान कर्जा लिया हुआ था, तो क्या हुआ कि पूरा विश्व व्यवस्था, पूरा विश्व बाजार हिलमिला जाता है, डगमगा जाता है। जो 1928 तक 1 अरब का कर्जा अमेरिका ने दिया हुआ था, 1929 तक लगभग 1 साल में 1/4 यह कर्जा रह जाता है। अब अमेरिका ने कर्जा कहाँ दे रखा था? कोई क्या बना रहा था, अपना घर बना रहा था, कोई अपना मकान बना रहा था, कोई अपने घरेलू सामान के लिए कर्जा ले रहा था, कोई गाड़ियों के लिए कर्जा ले रहा था। अब अमेरिका उस चीज़ की भी मांग करनी शुरू कर देता है। एक तो किसानों की फसल नहीं बिक रही, ऊपर से अमेरिका बोलता है मेरा कर्जा भी वापस कर दो। तो क्या हुआ, किसानों की कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। अब अमेरिका ने और क्या किया, इस जो मंदी थी, एकदम से जो मंदी आई थी, उससे उभरने के लिए अपने आयात पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया। जो बाहर से सामान आता था उसके ऊपर सीमा शुल्क बढ़ा दिया। इस चीज़ ने तो व्यापारियों की कमर ही तोड़ दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, व्यापारियों को पहले ही घाटा हो रहा था, अब वो अमेरिका में भी अपना सामान नहीं बेच पा रहे थे। हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब अमेरिका कर्जे की मांग करता है, जब अमेरिका के किसान क्या करते हैं, वहां कर्जा चुका नहीं पाते, आम लोगों के ने जो कर्जे पर सामान लिया था उनकी भी कुर्की लग जाती है। अमेरिका का 1 साल के अंदर 4000 बैंक बंद हो जाते हैं। अमेरिका के 1 साल में 4000 बैंक बंद होना और 1929 से 1933 के बीच में 1,10,000 कंपनियां अमेरिका की चौपट हो जाती है इस आर्थिक महामंदी के कारण। जो लोग ये सोच रहे थे कि हम अमेरिका से कर्जा ले लेंगे, क्योंकि अमेरिका कर्जदाता देश बन चुका था, अमेरिका कर्जदाता देश के रूप में जो उभर रहा था, उसकी वजह से लोग सोच रहे थे हम कर्जा लेकर अपना व्यापार शुरू करेंगे, अपना कोई भी धंधा शुरू करेंगे। किसान खेती में लगा रहे थे, बगान मालिक बगानों में लगा रहे थे। अब क्या हुआ, क्योंकि अमेरिका अपना कर्जा वापस मांग लेता है, जो बेनिफिट के लिए सोच रहे थे, अब वो किसान, उनके घर, जो किसान थे, जो परिवार थे किसानों के, जो इन उद्योगपतियों के परिवार थे, वो तबाह हो जाते हैं। यानी अमेरिका में मैंने अभी बताया जैसे 1933 तक 4000 बैंक बंद हो जाना और 1,10,000 कंपनियां अमेरिका की चौपट हो जाना, इस आर्थिक महामंदी का इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। जो उनकी मुद्रा थी उसकी कीमत गिर जाते, यहाँ तक कि पाउंड था जो, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा गिर जाती है आर्थिक महामंदी के कारण। ये इसका प्रभाव अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि इस महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, जैसे कि हम भूमंडलीकरण के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण हो चुका था।
भारत, क्योंकि विश्व व्यापार की हमने बात की, जैसे विश्व बाजार की हमने बात की है, तो उसके अंदर कहाँ एक देश का सामान दूसरे देश में बिकता था, एक देश का जो भी सामान बना हुआ था पूरे विश्व के बाजारों में वहां पर बिकता था। जब विश्व के एक स्थान पर आर्थिक महामंदी आती है तो उसका प्रभाव तो पूरे विश्व में पड़ना था ही, तो उसकी कंपकंपाहट हम भारत में भी देखने को मिलेगी। जो बाहर से कच्चा माल जाता था, बाहर से जैसे कपास जाती थी, बाहर से जूट जाता था, उसका निर्यात बंद हो जाता है। जो भारत में गेहूं पैदा होती थी, जो भारत में गेहूं की कीमत थी, इस मंदी के कारण सिर्फ 50% रह जाती है। इस मंदी के कारण जो भारत के किसान थे, जो भारत के उद्योगपति थे, जिन लोगों ने कर्जा ले रखा था कि वो अपने बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि भारत में तो अभी भी उद्योगीकरण हुआ था, उन्होंने क्या उद्योगीकरण के लिए जो कर्जे लिए हुए थे वो कर्जे भी वो नहीं चुका पा रहे थे। और जो ब्रिटिश सरकार थी, जो भारतीयों किसानों पर जो ब्रिटिश सरकार शुल्क लगाती थी, लगान लगाती थी किसानों की उपज पर, वो भी कम नहीं कर रही थी, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर भी आर्थिक महामंदी आई हुई थी। और वो क्या सोच रहे थे, वही व्यापार अधिशेष के बारे में हमने जो पढ़ा था कि यदि एक जगह से हमें नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दूसरे देश से कर ली जाती है। वो इसके अंडर भारत से अपने नुकसान की भरपाई करना चाहती थी, लेकिन भारत के अंदर भी क्या था, आर्थिक महामंदी का दौर आया हुआ था। जो भारतीय किसान थे, अब वो उनके जो कर थे, जो उनके ऊपर लगान लगाए हुए थे, उनको चुकाने में असमर्थ थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस महामंदी की वजह से अपने बिजनेस बंद कर दिए। बहुत लोगों को तो खाने तक के लाले पड़ गए, अब उनको एक टाइम की खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। बैंक बंद हो जाते हैं, उद्योग बंद हो जाते हैं, मजदूर सड़क पर आ जाते हैं, लोगों को खाने तक का पैसा नहीं मिलता, और दूसरी तरफ वो कर्जे में डूबे हुए हैं। लोगों के मकान बिक जाते हैं, लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों की गाड़ियां, जो भी जरूरत का सामान था इस मंदी की वजह से सारा कुर्क कर लिया जाता है। कुछ लोगों का जो कर्जे पर था वो कुर्क कर लिया जाता है, कुछ लोग अपना पेट भरने के लिए उसको बेच देते हैं। इस महामंदी का ये असर पड़ता है। और भारत के किसानों के साथ भी ये महामंदी इसी प्रकार थी। जो भारत की, जैसे बंगाल में जो जूट का उत्पादन करते थे, जो वहाँ पर दूसरी जगह कपास का उत्पादन करते थे, अब वो उसकी निर्यात नहीं हो रहा था, वो बिक नहीं रही थी। इसकी वजह से वहाँ के किसान थे, वहाँ के लोग थे, वो क्या करते हैं, वो लोग, उनके ऊपर अब इस चीज़ का इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि उनको अपने उद्योग ही समाप्त करने पड़ते हैं या अपने उद्योग ही बंद करने पड़ते हैं इस मंदी की वजह से। अब जब ये मंदी चल रही थी, जो भारत में आयात निर्यात था वो लगभग आधा रह जाता है। इस मंदी की वजह से गेहूं की कीमत कितनी घटकर 50% रह जाती है। जूट का उत्पादन वो भी समाप्त हो जाता है, ख़त्म होने के बराबर हो जाता है। लोगों ने कर्जे लिए थे, कर्जे नहीं चुका पा रहे थे, उनके उद्योग बंद हो जाते हैं। अब क्या हुआ, एक चीज आ जाती है इसके अंदर, सोने का निर्यात। अब सोने का निर्यात, क्योंकि भारत तो शुरू से ही सोने की चिड़िया कहलाया था। भारत क्या करता था, अपने यहाँ पर जो पैदा हुआ, अपना जो भारत में पैदा होता था, कपास था, भारत के मसाले थे, वो यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा बिकते थे। और वहाँ से क्या आता था, वहाँ से भारत में सोना चांदी का वहाँ से आयात होता था, या वहाँ से सोना चांदी भारत में आता था। अब भारत के पास बहुत ज़्यादा सोना था। जब भारतीयों का सब कुछ बिक रहा था तो सोना तो बिकेगा ही। लोगों ने अपना सोना बेचकर अपना गुजारा किया, लोगों ने सोना बेचकर अपने कर्जे उतारे। तो इस महामंदी के अंदर भारत का सोना इस महामंदी से उभरने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। हमारे अर्थशास्त्री हैं कीन्स क्या कहते हैं कि जो ये महामंदी थी, इस महामंदी में भारत के सोने ने इस महामंदी से विश्व को उभरने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। अब महामंदी का प्रभाव हर वर्ग पर पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग थे जिनके ऊपर महामंदी का प्रभाव कुछ नामात्र ही पड़ा। कौन सा वर्ग था, जो वेतनभोगी व्यक्ति थे, जो वेतन लेते थे, जो शहरों में रहने वाले लोग थे, जो काम के बदले वेतन लेते थे, उनके ऊपर इस चीज़ का प्रभाव इतना नहीं पड़ पाता। हम जैसे उद्योग स्थापित हुए, औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति की वजह से प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध में क्या आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया, उसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान माल की हानि होती है। उसके बाद उस चीज़ से उभरने के लिए अमेरिका जैसी शक्ति उभर कर सामने आती है, बहुत ज़्यादा उद्योग स्थापित कर दिए जाते हैं, अति उत्पादन हो जाता है, बैलेंस नहीं हो पाती विश्व अर्थव्यवस्था, उसकी वजह से महामंदी आ जाती है। और महामंदी का प्रभाव
प्रभाव 1935 तक, यानी महामंदी 1928 में आना शुरू हो जाती है और 1935 के बाद तक भी इस महामंदी का प्रभाव पड़ जाता है। और जिस समय महामंदी चल रही थी, यदि आपको याद हो, भारत में राष्ट्रवाद का उदय में हमने पढ़ा था कि 1930 में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो जाता है। उसी समय एक तो महामंदी की मार से ब्रिटेन झेल रहा था और दूसरी तरफ भारत के अंदर आंदोलन भी शुरू हो रहे थे। इसी हम इस अर्थव्यवस्था के बारे में, भूमंडली के बारे में आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।